आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सालों साल गुजर गए, कराची के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ मसाइल पे सियासत हो रही है। कराची के MQM हो, कोई भी जिसने भी कराची के ऊपर हुकूमत की है, सिर्फ सियासत की है। कराची के मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है? MQM भी आज अगर उनसे पूछा जाए कि कहेंगे हमारे पास तो जिम्मेदारी है, सिर्फ अख्तियारात नहीं है। अगर उनसे पूछेंगे तो अगर अख्तियारात नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी वापस क्यों नहीं देते, तो ये उनके पास जो है ना वापस जिम्मेदारी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के अंदर अवाम अब हुकूमत के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे, दावे किए थे कि हम आएंगे, मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई एक मसला, एक वादा, एक दावा भी इस हुकूमत ने हल नहीं किया। सबसे बड़े शहर के सबसे बड़ा इदारा और स्टील मिल, वो तो आज तक 2 साल के अंदर जो चला नहीं, उससे अलावा तो उसके मजदूर भी जिस तरह फारिग किए गए वो भी आपके सामने। मुल्क के अंदर करप्शन भी हो रही है, माफियाज भी आजाद हैं, उसके ऊपर भी कोई रुकावट नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी अपनी तारीख दोहरा रही है? जिस तरह कल का दिन आपके सामने है कि इलेक्शन भी चोरी हुआ और जिस तरह इमरान खान साहब को लाया गया, ना अहल थे, सिलेक्टेड थे, लेकिन नून लीग खामोश थी। न बयान, डरी हुई जमात, सहमी हुई जमात, खौफजदा जमात, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन बिलावल साहब की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स आते हैं और नून लीग की तरफ से कोई कुछ भी नहीं आ रहा। यह कंप्रोमाइज किया हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत सख्त बयान आता रहे। पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है कि अब पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें होने जा रही हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया डॉक्टर फौजिया अमीन साहब, PSP के रहनुमा है, MNA रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब कानूनदान है, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो के अंदर। डॉक्टर साहब, कराची के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं? सिर्फ सियासत, हुक्मरानी भी सबने की, सब कर भी रहे हैं किसी न किसी हवाले से। किसी का मेयर, किसी की सिंध गवर्नमेंट, कोई वफाक के अंदर, कोई MNA, कोई MPA, कहीं न कहीं से कोई न कोई बेनिफिशियरी है, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ मौजूद किया। देखिए, कराची मैं ये समझती हूँ कि वो एक ऐसा बदनसीब शहर है जो कि पालता सबको है, जो सबको एकोमोडेट करता है, लेकिन जब कराची के मसाइल को हल करने की बात आती है, जब कराची को हक देने की बात आती है, तो सब लोग जो हैं वो कोई भी उसको ओन नहीं करता। ये कराची वो शहर है जो 12 दफ़ा हमने कहा कि जो वफाक को 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और सिंध को ये तकरीबन 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कराची शहर की जो आबादी है वो सिंध के तकरीबन 43% के आबादी के बराबर है। लेकिन जब मसाइल की बात आती है, उनको हल करने की बात आती है, और तमाम गवर्नमेंट्स, सबसे पहले मैं लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट लूँगी। MKM 1987 से ये लोग जो हैं ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है ज़ीरो है। अब के बाद जो गवर्नमेंट आई उसमें क्या हुआ कि मेयर को कहा गया कि काम, मेयर ने कहा कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। हमने 12 दफ़ा कहा कि ठीक है, अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आपके पास ये इख्तियार तो है कि आप रिज़ाइन कर दें। आप रिज़ाइन नहीं करते तो फिर सवालिया निशान उनकी नीयत पे लाजमी तौर पे आता है। उसके बाद जो भी इदारे मेयर साहब के अंडर आते हैं, मैं कहती हूँ कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने वो काम वो कितना काम कर रहे हैं। जो पैसा उनको मुख्तस किया गया, जो फंड्स उनको दिए गए, उसका एक ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया। फिर उसके बाद
पीपल्स पार्टी की बात हम करते हैं। पीपल्स पार्टी एक अरसे से इस शहर पर, इस सूबे पे काबिज है, लेकिन जब आप बात करते हैं फैसिलिटीज़ की तो ज़ीरो है। आज बारिश का पानी है, आप देखिए कुछ मिनटों की बारिश हुई है और पूरा तालाब बन गया है पूरा कराची। वाई? मसला सिर्फ ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये चाहते हैं कि अवाम ने उनको वोट दे दिया, बस उनका यही काम था, और उसके बाद जो है उसके बाद वो सो जाते हैं। अब ये जागेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। ये जो एमकेएम अभी सोई हुई है ये भी अभी जाएगी क्योंकि अभी लोकल गवर्नमेंट जो है ख़त्म होने को जा रही है और नेक्स्ट इलेक्शन आने को जा रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि इनकी फुर्तियाँ कितनी होती हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पीटीआई गवर्नमेंट, उसके एमएनएज, उसके एमपीएज वो कहाँ हैं? पीटीआई की तो मैं बात ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट पीटीआई की तो लोगों को ना ये पता था, ना उनको यकीन था कि वो हुकूमत में तो मिला है ना। देखिए किस तरह क्या कुछ आपको खुद पता है। तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, ये जो सिलेक्टेड लोग आ गए हैं जिनको यही पता ही नहीं था कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, और उनको जितवा दिया गया इलेक्शन। चलो भाई जितवा दिया, जो भी है आपको नकल करवा। कराची तो पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है ना। आप मुझे ये रेवेन्यू यहाँ मरकज को भी जा रहा है ना। पीटीआई के एमएनएज हैं इम्तियाज साहब, मैं आपको दावे से कहती हूँ इनके एमपीएस एमएनएज को यहाँ बुलाइए, उनसे कहें अपने कुलीग्स एमपीएस के नाम बता दें, अपने कुलीग्स एमएनएस के नाम बता दें। जिस इलाके में आप जहां से सेलेक्ट हुए हैं उस इलाके का हदूद अरबा बता दें, उनकी कितनी यूसेज है वो उनसे पूछ लीजिए। अगर ये बता दें तो मैं सियासत छोड़। ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब, मसाइल आपके सामने, सियासत आपके सामने है और मुल्क किस तरह चल रहा है आपके सामने है, किस तरह हल होंगे। जाती मुफादात हैं, सियासत पहले खिदमत हुआ करती थी और इबादत हुआ करती थी, आज कमाने का जरिया है सियासत। क्या कहेंगे? शहर का हाल आपके सामने। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आपने कहा कि मुल्क कैसे चल रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि मुराद सईद साहब ने आज से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 साल कंप्लीट होने के ऊपर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लग जाता है मुल्क कैसे चल रहा है। 2 ही चीजें इस हुकूमत के बारे में कही जा सकती हैं और वो दोनों चीजें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दी। नंबर 1, इनकॉम्पिटेंस। अपने साथ वीडियो क्लिप्स लेके आए, पता लगा पीआईडी में वो वीडियो क्लिप्स चली नहीं। तो एक तो पहले कोई प्रिपरेशन ही नहीं होती, बस उठा के चले आते हैं, चलें जी आज काम करने को निकल पड़ते हैं। तो इनकॉम्पिटेंस नंबर 1। और नंबर 2, पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक जुमला मैंने नहीं देखा कि आपने कहा हमने ये काम कर दिया या हमारी हुकूमत ने ये काम कर दिया। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक के साथ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। भाई ज़माने बीत गए हैं, ये तो आप ओपोजिशन में करते थे, अब हुकूमत में हैं, कोई अब नया विजन तो दें, कुछ तो बताएं किस तरह से चीज़ों को करना है। और अटेंशन इस हुकूमत की किस तरफ है। आप देखें कि इंडिपेंडेंट जजेस को अटैक कैसे करना है और उनको इंडिपेंडेंट जजेस को जो है किस तरह से आपने उनको पब्लिकली मेलाइन करना है। इसकी मैं आपको अगर एक मिसाल दे दूं, ये दुनिया की वाहिद हुकूमत होगी, अगर आप कहें तो मैं आपको ये लिख के साइन करके स्टैम्प करके दे दूंगा, ये दुनिया की वाहिद हुकूमत होगी जो खुद हुकूमत में होते हुए कानून चैलेंज कर रही होती है कि ये आइन से मुतसादिम है। और भाई अगर 216 सेक्शन 216 आइन से मुतसादिम है तो आप उसको लेजिस्लेट करके उसको खत्म कर दें, उसको रिपील कर दें। हवाले दे रहे हैं कि इंडिया में 1964 में जो है उसको क्लॉज को इंडियन हुकूमत ने जो है इंडियन पार्लियामेंट ने रिपील कर दिया था। तो आप हुकूमत में है ना मेरे भाई, आप उसको रिपील करें। आप सुप्रीम कोर्ट से जाके कह रहे हैं कि सर इसको रिपील कर दें। तो अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही कराने हैं, सारे काम इस मुल्क की कोर्टों ने ही करने हैं, तो ये लोग हुकूमत में क्यों आते हैं? आप कचरे का भी कराची का मसला देख लें, कब से फड्डा चल रहा है। जैसे आपने कहा कि ना मैं सीट छोड़ूंगा और ना मैं इख्तियार का रोना छोड़ूंगा, तो ये भी सिंध हाई कोर्ट अब स्टार्ट हुई है। शुक्र है कि उन्होंने पिटीशन के ऊपर नोटिस लिया। हर मसला, सियासी मसला भी अदालती मैदान सर, अब जब हुकूमतें काम ही नहीं कर रही, उनके पास और है क्या एक दूसरे को गालियां देने के अलावा, और करते क्या है। ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, वरना मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया ना। हुकूमत की तरफ से तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता लगा। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, इस हुकूमत में भी कोई फर्क नहीं है। सर फर्क है, बिल्कुल फर्क है। पहले ये उनसे भी बदतर, नहीं सर, ये उनसे भी ना है। मैं आपको फर्क बताता हूं।
मैं आपको फर्क बताता हूं। पहले पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ था, इन्होंने और कर्जे लेके और डुबा दिया। पहले पाकिस्तान महंगाई से लड़ रहा था, इन्होंने महंगाई की शरह और बढ़ा के लोगों की ऐसी की तैसी कर दी। पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो खतरनाक मोड़ पे खड़ी हुई थी, इन्होंने अपनी... ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशंस को और बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप वाकई मसाइल तो बहुत बढ़े हैं, बदतर हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं मसाइल। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? पिछली गवर्नमेंट से उससे ज्यादा मसाइल इस गवर्नमेंट में बढ़े हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें और टाइम चाहिए। 2 साल तो बहुत ही कम अरसा है, उनको तो आपने 5-5 साल दिए। बार बार मसाइल जो है ना उन दौर में भी बढ़े। आप 5 साल के बाद हमसे पूछे, जब इनसे हम पूछते हैं डॉक्टर साहब। देखिए 5 साल हम तो सब ये चाहते हैं कि जमहूरियत है वो चले, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो ये कहेगा कि जमहूरियत का जो एक प्रोसेस है वो रुक जाए। लेकिन मसला ये है कि कोई 0.1% चीज़ नज़र आए तो हम बात करें। ये लोग अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक पे कराची में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो एहतजाज कर रही थी। हैरत की बात है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक का इदारा किसका है। चीज़ों का इनको पता नहीं है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल मेरे पास था, मैं इसका एक कंपैरिजन बताती हूँ कि देखिए जीडीपी ग्रोथ जो पिछली गवर्नमेंट में थी वो 5.8 थी, और अभी इन्होंने जो ये कहा कि 0.4 नेगेटिव मनफी, लेकिन ये 0.4 भी नहीं है, इससे भी ज्यादा है। फिर डॉलर जो है 102 से 167 है, और उससे भी अब ज्यादा ऊपर चला जाएगा। चीनी, आटा, ये तमाम चीजें, दालों का रेट, हर चीज का जो रेट है वो कितना ज्यादा हो गया। इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चली गई है। तबाही जो है, एक तबाही जो वर्ड है ये बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। मसला ये है कि नॉन सीरियस बिहेवियर, उसके बाद इनके पास कोई होमवर्क नहीं, कोई इनके पास स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, और एक करप्ट लोग जो बैठे हुए हैं, जो मैं तो समझू कहूँगी कि बिल्कुल करप्ट लोग जो कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट अगर हो या फिर यहाँ पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट की, लेकिन मैं वफाक को ज़्यादा कहूँगी कि वफाक के कोई ऐसे प्रोजेक्ट, वफाक को इसलिए ज़्यादा हम लोग टारगेट करते हैं कि वफाक ने बहुत ऊंची ऊंची बातें की थी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत ऊंची बातें की थी कि हम जो है 100 दिनों में पता नहीं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देंगे, तो कोई काम नहीं किया। इनके तमाम दावे हकीकत पे मबनी नहीं थे, आइडलाइज इन्होंने किया हुआ था, वो ये काम करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब आज चूंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची में आप ये देखिए कि मानसून की जो बारिशें हैं, क्या वो अचानक बारिशें आ गई हैं? मानसून की बारिशों का एक टाइम था, ना नालों की सफाइयाँ हुई, ना जो गवर्नमेंट्स जो दोनों ने, जो लोकल गवर्नमेंट के काम थे ना उन्होंने किए, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम थे वो उन्होंने किए। परेशान कौन है? अवाम। परेशान वो है जिसने इनको कॉन्फिडेंस दिया, जिन्होंने इन पे एतबार करके इनको वोट दिया। आप ये देखिए कि सिंध में कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाते, वैक्सीन नहीं है। एड्स की आप बात देखें, फिर उसके बाद कोरोना की बात आ गई। कोरोना में अब अगर ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉकडाउन को जाते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हम लॉकडाउन को नहीं जाएंगे। एक अजीब सी खींचातानी की सी सूरत हाल है, और इसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर आज भी होश के नाखून ना लिए गए तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। ठीक है बरसे साहब, आप क्या कह रहे हैं कि एक डिजास्टर आएगा जिस तरह की, ठीक है, नीयत आप दोनों की किस तरह देख रहे हैं? तो अपोजिशन की नीयत है, गवर्नमेंट की नीयत है, वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ माफियाज हैं, सब कुछ है, आप किस तरह देख रहे हैं? सर कोलैबोरेशन नहीं है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। यानी हमने देखा कि जिस वक्त कोलैबोरेशन इनको करना होता है तो उस वक्त कोलैबोरेशन हो जाती है। मैं अगर आपको मिसाल दूं तो आर्मी एक्ट के अंदर रूल्स पास हुए, उस वक्त ना अपोजिशन ने वॉकआउट किया, ना हुकूमत ने गालियां निकाली। इसी तरह अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो भाई हैं उनको डीसी लगाया गया। ये तो हो नहीं सकता कि वफाक ने पहले सर्विसेज सिंध को ना दी हो, पॉसिबल ही नहीं है ना प्रैक्टिकली। सिंध ने खुद तो नहीं ले ली, तो जहाँ पे इन्होंने आपस में डील करनी होती है वहाँ पे तो ये आपस में डील कर लेते हैं। जो
जो असली लोगों के मसाइल हैं, जो इस मुल्क की असली गवर्नेंस है, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। एक अगर मैं आपको बड़ा अहम मसला मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ICJ का रिव्यू का जो ऑर्डिनेंस आया, रिव्यू एंड री कंसिडरेशन ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर जिस तरह की सियासत की जा रही है, मनफी नेगेटिव, ये नेशनल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। जो मैच्योर मुल्क होते हैं वो इस तरह बाहर अपनी डर्टी लॉन्ड्री सड़कों पे नहीं धोते, ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। लेकिन उस पर भी देख लें कि कंसेंसस जो है वो गायब है। नैब के लॉज के ऊपर देख लें, ये भी चीखते हैं हमने अमेंड करने हैं, वो भी चीखते हैं हमने अमेंड करते हैं, कंसेंसस कोई नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं हम कर लेंगे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई नहीं है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि फिर सियासी मसले जो हैं वो अदालतों में होते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इसका सू मोटो नोटिस ना लें और ये बात ना कहें कि 120 कोर्ट्स आप अकाउंटेबिलिटी की बनाएं, तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ये ऑपोजिशन और ये गवर्नमेंट तो कभी हल नहीं कर सकती। और उसके अंदर भी अगर आप जवाब देखें तो इंतहाई मनफी जवाब दिया कि सर ये अगर हम कोर्ट्स बनाएंगे तो 3 बिलियन रुपीस लग जाएंगे। तो बाकी जो चीज़ों आप तो आए इस बात के ऊपर थे कि हमने एहतसाब करना है, बाकी चीज़ों के ऊपर आप पैसे खर्च करते जाते हैं। यहाँ 3 बिलियन खर्च करते हुए आपको मौत पड़ रही है। और मुझे बड़ा याद है कि वो इमरान खान साहब जो है वो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे 10 अरब रुपए PTV को चला जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, 10 अरब रुपए चला जाता है। MD से पूछें कहाँ है। तो जब एज एन ऑपोजिशन लीडर, जब आपकी स्टैंडिंग एज हुकूमत नहीं थी, तो तब उस वक्त अगर आप पूछ रहे थे, मैं पूछता हूँ, तो अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पूछे ना वो पैसा कहाँ जा रहा है, वही पैसा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में लगा दें। सही तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट आपकी कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ठीक है। प्रेसिडेंट साहब, अकाउंटेबिलिटी भी तो वन साइडेड हो रही है ना, सिलेक्टिव हो रही है ना। सर ये लोग ठीक करने को निजाम, लेकिन अपोजिशन की हो रही है ना। देखें वो भी अकाउंटेबिलिटी कहां, रिकवरी कहां हो रही है। आप नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, आपने आसिफ जरदारी को जेल में डाल दिया, फरियाद टालपुर को जेल में डाल दिया। टेलीफोन लाइन पे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। मैडम किस तरह देख रही हैं आप, 2 साल गवर्नमेंट के गुजर गए, किस तरह रेट करेंगी आप उनकी नाकामियों को भी कामयाबियों को भी? कह रहे हैं कि 2 साल का अरसा बहुत ही कम था, 5 साल के बाद आप हमसे पूछें, क्या कहेंगी मैडम? देखिए ये बात तो उनकी दुरुस्त है। 2 साल का अरसा किसी भी नई हुकूमत है, किसी भी मुल्क की जो है ना, उसमें ओवरऑल जो अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखना हो तो कम होता है। अगर हम बहुत ज्यादती करेंगे, अगर हम कहें कि जी 2 साल के बाद बिल्कुल नाकाम हो गई PTI की हुकूमत, ये तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें होती हैं जो पैमाना होता है, जिसके ऊपर आप जरूर ये तय कर सकते हैं कि इनकी समत किस तरफ है। तो समत तो इस वक्त ये है कि इनके 2 कोर एजेंडे थे। एक था एहतसाब, दूसरा तक रिफॉर्म्स। अच्छा, रिफॉर्म्स में अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट चीज सामने ऐसा नहीं आई है। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिनको ये कह सके कि 2 साल में हमने इसको जैसे हमारी ख्वाहिश थी होना चाहिए, अपने मंशूर के मुताबिक हमने उसको वैसा बना दिया। अगर तो ये कोई ऐसा इदारा क्लेम कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, बज़ाहिर मुझे नहीं नजर आ रहा। इसके अलावा जो दूसरा था वो एहतसाब था। एहतसाब में इनका ये, मुझे ये अगर बता सकें कि 2 साल के अंदर कौन सा ऐसा बड़ा केस है जिसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया हो। आज उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल जिनको ये कहते थे इनका कड़ा एहतसाब होगा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, वो बाहर है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है। तो अपने ही वोटर को दिखाने के लिए 2 साल के बाद इनके पास अगर कोई चीज है जो अपने इस ओरिजिनल कोर एजेंडे के मुताबिक वो समझते हैं कि हमारा वोटर मुतमईन है, तो ठीक है। मतलब उनकी अपनी हुस्न करिश्मा साज है जो भी है, लेकिन समत वाइज जो है काफी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगेन 5 साल हुकूमत को मुकम्मल करने देने चाहिए है, अवाम को फैसला करना चाहिए है। इनके अपने वोटर्स मुतमईन नहीं होंगे, वो टूट कर कहीं और चले जाएंगे या शायद वोट देने आए ही ना। लेकिन अगर हम ये कहें जी कि इनको जाना चाहिए क्योंकि इनसे काम नहीं हो रहा, मेरे नजदीक इंतहाई जिसे कहते हैं ना चाइल्डिश और इमेच्योर बात होगी कोई भी हुकूमत में हो। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत अगर हम समझते हैं कि वो नहीं है, तब भी अब जिसको आपने तस्लीम किया है इसको 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। मैडम आप टॉप लीडिंग एंकर हैं पाकिस्तान की, कोई एक इदारा भी नहीं बनाया, कोई अवाम को रिलीफ भी नहीं मिला, कोई माफियाज के लोग जेलों में भी नहीं गए, आज भी आजाद हैं। जी
बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं एक बात कहूं कि ये सारा काम करना आसान होता भी नहीं है। जब खान साहब ये सब चीजें वादे कर रहे थे, उस वक्त हम पूछते थे कि भाई आप करेंगे कैसे, आपका होमवर्क क्या है, कि आपके पास वो लोग मौजूद हैं एक्सपर्ट जो ये काम करेंगे। देखिए, एक और बात यहाँ पे हमें तय करनी होगी कि कोई भी हुकूमत सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। अगर हम बात कर लें क्या नाम है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 2008 में, तो उन्होंने अपना एजेंडा बड़ा सिंपल रखा। उन्होंने कहा हम सूबाई खुद मुख्तारी देंगे और हम जो है ये फेडरेशन को मजबूत करेंगे। अच्छा, उन्होंने उसी एजेंडे पे काम किया। 5 साल के बाद उन्होंने जो लेजिस्लेशन करनी थी वो उन्होंने मुकम्मल करके दी। अच्छा, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में आ जाइए, उनका एक ही एजेंडा था कि हमने पावर क्राइसिस फिक्स करना है और हमने जो है ना साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं। बाकी वो करे ना जो मर्जी, उन्होंने अपने लिए ज्यादा बड़े बड़े गोल सेट नहीं किए। उनको पता था, शायद पुराने तजर्बे भी थे कि भाई इतना कुछ एक हुकूमत शायद अपने एक टर्म में नहीं कर सकती, तो 2 या 3 चीजें चुन लो और उसी पे फोकस करो। अच्छा, पीटीआई ने एक्चुअली ओवर कमिट बहुत कर लिया था। वो कहते थे कि हम इस सब बिल्कुल एक नए सिरे से आपको ठीक करके देंगे। जो पुराने इस खेल के खिलाड़ी हैं वो ये जानते थे कि ये मुमकिन नहीं होगा। तो आई थिंक खान साहब ने शायद अपने लिए अपनी प्लेट में इतना कुछ डाल लिया जो शायद उनकी पूरी जमात को अब हजम नहीं हो रहा। सही। मैडम, दूसरी चीज, ग्राउंड्स पे, सियासी ग्राउंड पे आपको मौलाना फजल रहमान बिलावल साहब बड़े एग्रेसिव, असेंबली के अंदर और बाहर 25 जुलाई को स्टेटमेंट्स और सख्त मौकिफ आया। नून लीग क्यों डरी हुई, खौफजदा, सहमी हुई, न कोई स्टेटमेंट कयादत की वजह से, क्या वजह है? सर, नून लीग जो है ना, वो अगर मैं कहूं कि वो पुरुम्मीद है। किस बात की पुरुम्मीद है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लगता है कि शायद उनको लगता है कि ये जो अमरूद है ये लुढ़क कर उनकी झोली में आ गिरेगा इक़्तिदार का। तो इस वजह से वो मसलहतन भी है। देखिए, उसमें जो है ना 2 मामलात है। एक जो साइड है वो मसलहतन कुछ नहीं बोल रही, दूसरी साइड जो है वो खौफजदगी के मारे कुछ नहीं बोल रही ना, जिसमें मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की कहते तो हैं कि एक ही तरीकेकार है, दोनों बात एक ही करते हैं, सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों की जो खामोशी की वजह जो है वो दूसरी है। सो पॉइंट इज कि नून लीग अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद कोई राह निकल आए, लेकिन ये उनका भोलापन ही होगा जी। मतलब अगर वो समझते हैं कि उनके लिए कोई रास्ता निकलेगा और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन अगर आते भी हैं तो बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं और उसके बाद दोबारा वो ही शुरू हो जाता है सिलसिला जो तमाम मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के साथ होता है। तो अगर वो इस मसलियत के तहत दोबारा कभी आ भी गए इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में, तो वहाँ टिकने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जिन जिन मामलात के ऊपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है, क्या उस पर वो दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार होंगे? बड़े सारे सवालात हैं, ये तो खैर देखेंगे हम। मैडम, आपको तो पता है मैं खुल के सवाल करता हूं, ताकत का सरचश्मा अवाम तो नहीं, आजकल एस्टेब्लिशमेंट ही है। क्या इस मौकिफ से, सख्त मौकिफ से बिलावल साहब रिवाइव करेंगे पंजाब के अंदर? देखिए, बिलावल साहब को अभी पंजाब के अंदर रिवाइव करने के लिए ना बहुत वक्त चाहिए और ये वो खुद भी जानते हैं। उन्होंने स्पेस बहुत छोड़ दी थी। पॉइंट इज के देखिए ना, पंजाब के अंदर लोगों के पास रिलेटिवली जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन 2 ताकतें थी। अब ग्रेजुअली उसको रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब तो मगर आप बहुत सारी सीटों पे देखें तो टीएलपी से भी कम वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में, जो कि मेरे नजदीक बड़ी तशवीश की बात है कि एक जमहूरी जमात जो इतने पुराने क्रेडेंशियल्स हैं उनके मुकाबले में टीएलपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। सो वहां तो बड़ा होमवर्क करना है, बड़ा ग्राउंड वर्क करना है जी। और वहां पे जो नैरेटिव है ना, वो तो पीपल्स पार्टी को एक नए सिरे से अपनी सिंध की गवर्नेंस से सेट करना होगा। ये अगर सिंध में अच्छी गवर्नेंस के जरिए वो जो नैरेटिव सेट करेंगे तो वो पंजाब में बिकेगा जी। इससे कमतर कुछ लोग ने इस वक्त ना करने को तैयार नहीं है कबूल। बड़ी मेहरबानी। सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन थी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद वेलकम। डॉक्टर साहब, जिस तरह उन्होंने कहा है कि कारकर्दगी तो आपके सामने 2 साल का अरसा अभी कम है, देखिए ठीक है, 2 साल में भी कोई चीजें जो उन्होंने एक जो है ना, बहुत सी चीजें उन्होंने कमिटमेंट की थी, बहुत से वादे दावे कर लिए थे अवाम के साथ के ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये कुछ भी नहीं हुआ, किस फ्रंट पे भी नहीं हुआ, ना अवाम खुश, न एहसाब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, न इदारे बने, न महंगाई कम हुई, न रोजगार मिला, लोग बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो लगी, बेरोजगार लोग हो रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोग भी हैं, सियासत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं।
देखिए इम्तियाज साहब, मारिया की बात से मैं सर मैं एक सेकंड, मेरे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सीनियर पार्लियामेंटेरियन और कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर टेलीफोन लाइन पे हैं सर? जी लाइन पे हूं सर। किस तरह देख रहे हैं 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। जब अनइलेक्टेड लोग आएंगे, जब बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, तो 2 साल के अंदर डॉक्टर साहब कारकर्दगी तो ऐसी ही होगी ना। अगर अच्छे लोग, अगर यहां के लोग होते तो कारकर्दगी बेहतर होती। ये टीम पे डिपेंड नहीं करता डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि स्लोगन राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। हाँ, जबरदस्त। और जो लीडरशिप की जो विल होती है और उस विल को कंप्लीट करने के लिए हमेशा अगर स्लोगन राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं होगा तो फिर वो विल भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विल और उसकी नेक नियति और उसका दिल है, आज भी है, पहले भी था, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं। और इसके लिए मुझे अगर कुछ तनकीद भी सुननी पड़े मैं सुनूं, मगर कम से कम उन बंदों को लेके आऊं कि जिस बंदे के आने से जो है वो अच्छे तरीके से कार व्यवहार चले। और जो मेरी विल है, जो मैं चाहता हूं कि राइट डायरेक्शन पे जो है वो मूवमेंट शुरू हो और जो मैनिफेस्टो उसके ऊपर अमल हो। कुछ कोताहियां जरूर हैं, जिस कोताहियों को मैं अगर आज नजरअंदाज कर दूं कि हमने 100% उस पोर्टफोलियो को राइट पर्सन फॉर राइट जॉब को इम्प्लीमेंट किया है, मैं नहीं मानता। मैं भी समझता हूं वहां पे जरूर गलतियां हैं। इलेक्टेड या सिलेक्टेड लोगों की इतनी अहमियत नहीं होती है। अगर आपने एहसास प्रोग्राम में सानिया निश्तर को लगाया और उसने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अगर 12,000 दे सकती है, फिर अभी 1 करोड़ 56 लाख लोगों तक जा सकती है, तो वो एक राइट पर्सन फॉर राइट जॉब भी है। मगर अगर कहीं पे अगर चले जाएं, जो थोड़े बहुत इश्यूज हुए हैं जिन खातों के अंदर, वहां पे हम समझते हैं कि वहां पे कुछ गलतियां भी हैं, तो उन चीजों को एक्सपीरियंस के साथ ये जो रिफॉर्म आता है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ रिफॉर्म की, कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो, नैब रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, ऐसे गवर्नमेंट रिफॉर्म भी होता है। गवर्नमेंट रिफॉर्म जो है वो भी ऐसे होता है जब जो कैप्टन होता है वो समझता है कि क्रेडिट और डिसक्रेडिट मेरे खाते में जाती है। अगर कोई फैसला अगर हुआ मेरी तरफ से अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसका नतीजा जो गलत आता है या सही आता है वो मेरे क्रेडिट में आता है, उस बंदे की क्रेडिट में नहीं जाता है कि ये इलेक्टेड था या सिलेक्टेड था या इसके लिए एलिजिबल था या नहीं था। ठीक है, मगर उसके लिए उसको टाइम मिलता है। जब ऐसे 6 महीने 12 महीने 2 साल गुजरते हैं, किसी ने कहा कि भाई ये बार बार तब्दीलियां होती है। मैं समझता हूँ बार बार तब्दीलियों को रिग्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, मगर तब्दीली विद द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हो और गलतियों की निशानदेही करते हो तो उसके लिए आप हमेशा उस यूटर्न को कामयाबी समझे, उस यूटर्न को आप रिग्रेट नहीं करें। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 साल के अंदर कोई एक भी इदारा नहीं बना, पीआईए से लेकर स्टील मिल तक कोई एक इदारा नहीं बना आपके सामने। महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, कहीं जॉब क्रिएशन नहीं हुई जिस तरह आपके सामने है। क्यों नहीं ये हुई? ये तो जिम्मेदारी खान साहब की है ना सर। कैप्टन तो वो है, आपके सामने है, अकाउंटेबिलिटी आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब से लेकर जरदारी साहब तक सब लोग जेल के अंदर गए, कोई एक भी बंदा आपने नहीं छोड़ा जो जेल के अंदर नहीं हुए। रिकवरी कितनी हुई? नेब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एनडीएमए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है नेब, कोई इदारा भी आपने नहीं बनाया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं जितने भी आपने अभी चीजें गिनवाई और वो हमारी डिस्क्रेडिट में जरूर जाती है कि एहतसाब का निजाम माजी में जो चलता आ रहा है वो ही निजाम चल रहा है। उस एहतसाब के निजाम से आज अगर वो नहीं कर सक रहा है तो उसकी जो है वो जो नाकामी है वो माजी की दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर जाती है। मगर हम कहें कि इसमें हम बरी हैं कि 2 साल के बाद हम एहतसाब के निजाम को और मजबूत नहीं बना सके, तो मैं समझता हूँ ये हमारा जवाब गलत है। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि पीआईए और स्टील मिल, पीआईए को अगर देखा जाए तो माजी से नुकसान में चल रहा है, मगर आज हमें उसको बेहतर डायरेक्शन के अंदर, हमने कुछ बेहतरीन डायरेक्शन के अंदर उसको किया है। कोविड की वजह से थोड़ा सा बहुत इशू जरूर आए मगर उस राइट डायरेक्शन में था। मगर स्टील मिल, आप देखिए ये डिसीजन हुए, स्टील मिल 2008 में प्रॉफिट में था, उसके पास रिजर्व था,
मगर 2008 से 2013 तक वो लास्ट में चला गया, 2015 में वो क्लोज चला गया, मगर 2008 से लेके आज तक जो है वो आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पे जो भी लाइबिलिटीज थी वो पे करते आए, तनख्वाहें देते आए। कम से कम इस गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया, इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने ये कहा था कि हम इसको बेहतर करेंगे, मगर गवर्नमेंट ने जब भी इस हवाले से बात की किसी भी इंस्टीट्यूट से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि यहाँ पे यूनियनबाजियां, यहाँ पे इश्यूज जो भी हैं, चाहे हम इन लोगों को ही वापस री एम्प्लॉयमेंट में रखें, मगर पहले आप इन सब चीजों को क्लियर करें। तो ये बोल्ड स्टेप था। हमें 2-3 दिन हमने जब पाकिस्तान स्टील मिल के लिए ये फैसला लिया तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हो रहा था, तो कुछ चीजें हुई है, मगर जो हमारी स्पीड है उस स्पीड के मुताबिक मैं समझता हूं कि आपका गिला शिकवा हमारे ऊपर बनता है, क्योंकि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हमें जो वोट दिए, जिस तरीके से उन्होंने एक तब्दीली का नारा लगाया कि माजी की जो हुकूमत है, देखिए माजी की हुकूमतों को अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो वो तो बिल्कुल गलत है कि देखिए पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, ठीक है, चौधरी निसार की एक दहशतगर्दी के हवाले से बहुत अच्छी पॉलिसी थी, इसाक डार की इकोनॉमी के हवाले से एक और किस्म की पॉलिसी थी, हमारी गवर्नमेंट की एक और किस्म की पॉलिसी थी, मगर माजी की गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन के स्कैंडल आते थे इस वक्त वो नहीं है। से क्या स्कैंडल नहीं था सर? क्या आटा, चीनी, तेल, मेडिसिन से स्कैंडल नहीं है सर? बीआरटी स्कैंडल नहीं है सर? ये जो स्कैंडल की जो सर ये स्कैंडल है सर? नहीं, मैं आपको बताऊं गंदम और चीनी के हवाले से, आप खुद राइटर हैं सर, कॉलमनिस्ट हैं सर, आपको खुद पता है सर। इम्तियाज साहब, मैंने लिखा भी है और बात भी की है इस हवाले से। चीनी और गंदम का जो बहरान आया जनवरी 2020 में, मैंने उससे 4 महीने पहले कह दिया था कि ये चीज होगी। मैं समझता हूँ आज भी 4 जहाज जो है वो बुक हो चुके हैं गंदम के, जो एक जहाज मेरे ख्याल में 40-41 में पड़ेगा। सर इसके ऊपर एक प्रॉपर शो करेंगे, आप कराची आएंगे, मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, मैं आपसे जरूर इसके बारे में शो करूंगा। आप राइटर हैं, हमारे लिए बहुत है ये टाइम या चाहिए। अब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया, अब बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, कोई एक दावा वादा आपको है कि कोई इन्होंने वाकई ये पूरा किया हो? डॉक्टर साहब वाकई एमएनए वो तो बात करेंगे। रुमेश भाई जो हैं बहुत मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और इनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा नाउमीदी मुझे नज़र आ रही थी और वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और उनकी बात में एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये लैक करती है पीटीआई गवर्नमेंट में। और इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए वो ये फार्मूला भूल गए कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसकी वजह से आज जो डिजास्टर हम सब देख रहे हैं वो ये वजह है। ठीक, उसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो हुकूमतें होती हैं उनका जो विजन होता है वो बड़ा ब्रॉड होता है। वो अगर अपने विजन को नैरो कर लेंगी तो वो कोई अचीवमेंट नहीं कर सकती। जब आप जमहूरियत की हम बात करते हैं तो जमहूरियत में हर चीज़ होती है, आपके साथ ऑपोजिशन को भी आपने लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना होता है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं किया और कोई काम नहीं इन्होंने किया। ठीक है। और जो वही बात के वो मारिया साहिबा की भी बात को मैं रिपीट करूंगी कि इन्होंने ओवर कमिट बहुत ज्यादा कर लिया था। अब उस ओवर कमिटमेंट में जो एक नॉर्मल लेवल की जो कमिटमेंट है वो भी पूरी नहीं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको वाकई ओवर कमिटमेंट लग रही है कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी, जब आए हैं सिस्टम में कुछ भी नहीं कर पा रहे बाकी, और टीम भी वो नहीं है। जी जी 100%। टीम के हवाले से अगर मैं कमेंट कर दूं, मुझे पता है टाइम जरा शॉर्ट है सर। देखें, जहाज उसको उड़ाना चाहिए जिसको उड़ाना आता है, वरना वो उसको क्रैश कर देगा। तो जब आपने कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को लगा दिया, क्लाइमेट चेंज पे जरदाब गुल साहिबा को लगा दिया, और आपने टीम तो बनाई नहीं, जरताज गुल साहिबा को लगा दिया, और आपने टूरिज्म को ठीक करने के लिए जो है वो जुल्फी बुखारी साहब एक और दोस्त को आपने लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपने एक डुअल नेशनल लगा दिया। किस तरह से आप चीज़ों को ठीक करेंगे? इन लोगों का तो कोई एक्सपीरियंस, कोई एजुकेशन रेलिवेंट थी नहीं। यू हैड नो टीम। 4 एफबीआर चेयरमैन बदल दिए, अब जो नया चेयरमैन लेके आए हैं वो भी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है, अदारे बना नहीं रहे, अदारे बर्बाद कर रहे हैं। और जब भी कोई हुकूमत इनकॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा यार है या मेरे पार्टी का वर्कर है, तो चीज़ें इसी तरह से। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर
बार बार मैशियत की बात हो रही है, विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है, एहतसाब नहीं हो रहा। एहतसाब तो सबका होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।